आपका सिलेक्शन कैसे हुआ? एसएलवी बैंकिंग गुरु। एसएलवी बैंकिंग गुरु। एसएलवी बैंकिंग गुरु। एसएलवी बैंकिंग गुरु। तो सुना आपने, इन सभी का सिलेक्शन कैसे हुआ? क्या अगला सिलेक्शन आप अपना चाहते हैं? तो आज ही ज्वाइन करिए बैंक महापैक 2.0, जो कि मिलेगा आपको स्टडी लवर वेयर एप्लीकेशन पर। बैंक महापैक 2.0 में होगी आपकी कंप्लीट तैयारी। यहाँ प्रीलिम से लेके इंटरव्यू तक का होगा सफर आसान, क्योंकि इस महापैक में होगी सारे बैंक एग्जाम्स की तैयारी, जैसे कि ग्रामीण बैंक, IBPS PO, IBPS क्लर्क और साथ में SBI PO, SBI क्लर्क। तो अभी इंस्टॉल करिए स्टडी लवर वीर एप्लीकेशन या विजिट करिए SLB बैंकिंग गुरु यूट्यूब चैनल। Okay. Please tell us about yourself. Yes, ma'am. Myself, Sejal Rathore, and I am from Clinic City of India in India, Indore. And I have done my graduation in Commerce field BCom Tax from Sanskar University, Indore. I have 5-member family, including me, my grandmother, my father, my mother, and younger brother, and me. Okay. What does your mother and father do? My father is a businessman. He has a business of wood carving, and my mom is a homemaker. Okay. And chalo, finally, it's over to Vipin sir. सेजल, जैसा कि आपने बताया कि आप इंदौर से हो, तो Yes, sir. अभी हाल में ही इंदौर जो है वो कई सारी चीजों के लिए चर्चा में रहा। तो मुझे Yes, आप sir. ऐसे 2 से 3 पॉइंट्स बताइए जिनके लिए इंदौर जो है वो रिसेंटली पिछले 1-2 महीने में हाईलाइट में, मतलब चर्चा में बना रहा। करंट के मुद्दे ऐसे Okay. बताइए। ओके सर, अभी एक वेटलैंड सिटीज की जो लिस्ट जाती है उसके लिए इंदौर, भोपाल एंड उदयपुर का नाम जो है पहले लिस्ट हुआ था, और अभी जो उसका मेनली अवार्ड है वो सिर्फ और सिर्फ उदयपुर और इंदौर को मिला है, किसी रीजन से भोपाल को नहीं मिला है। सेकेंडली, अभी जब इलेक्शंस हुए थे, सो एक नोटा करके टर्म होता है जिसमें हाईएस्ट जो कि वोट्स थे वो इंदौर में नोटा को गए थे, और ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है इन हिस्ट्री। और सेकेंड इज कि इंदौर जो है लास्ट टाइम मतलब 6-7 टाइम से इंडिविजुअली जो क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया का जो अवार्ड है वो जीत रहा था, बट दिस टाइम ओनली हम लोगों ने टाई अप किया है सूरत के साथ, दिस ईयर ओनली। बिल्कुल, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो उस स्टेट में एक बहुत भव्य मंदिर है जिसका नाम जो है वो केवल इंडिया में नहीं पूरी कंट्री में जाना जाता है। नाम बता सकते हो आप मुझे उस Yes, टेम्पल? महाकालेश्वर उज्जैन। बिल्कुल, आप सही कह रहे हो, महाकाल उज्जैन की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा सेजल, वाई बैंकिंग ही क्यों, वाई नॉट अदर सेक्टर? सर, व्हाट आई थिंक इज दैट कि कॉमर्स वालों के लिए जो कुछ ही ऐसी फील्ड्स होती है जिसमें जो हम लोगों ने पढ़ा है बेसिकली हम उसको ही आगे ले जा सके। ऐसे तो बहुत सारी फील्ड्स होती है जिसमें से वन ऑफ देम बैंकिंग मुझे लगता है। और सेकंड चीज कि इसमें ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स मेरे को काफी अच्छे लगते हैं कि ग्रोथ बहुत जल्दी होती है, और मेजरली एक और चीज ये है कि इसमें कम टाइमिंग में यू कैन गेट द जॉब। 6 मंथ जो है वो इनफ होते हैं, सो दैट्स व्हाई आई चोज इट। तो जैसे कि आपने कहा कि आपका बैकग्राउंड कॉमर्स का रहा, यस सर। तो कॉमर्स बैकग्राउंड के साथ आप बैंकिंग के अंदर इंटर करना चाह रहे हो, तो कॉमर्स बैकग्राउंड के साथ तो अकाउंट्स की बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट हैं जो आपके कह सकते हो। सिविल सर्विसेज की अगर मैं बात कर लूँ तो सिविल सर्विसेज के एग्जाम में भी बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट हैं। तो आपके मन में कभी ये नहीं आया कि मैं बैंकिंग ना चूज करके यूपीएससी ट्राई कर लूँ या स्टेट पीसीएस या फिर मैं एमपीएससी के थ्रू कहीं आगे बढ़ूँ? सर, यूपीएससी और एमपीपीएससी था मतलब माइंड में, बट चूंकि मेरा जो जनरल नॉलेज है वो काफी जीरो है, मतलब कि आई एम टू बैड एट इट। ठीक है, तो मेरे को था कि फर्स्टली हम उस फील्ड में जाते हैं जो कि हम लोगों का फोर्टे है, जिसमें हम कर सकते हैं बेस्ट। और ऑल्सो उस टाइम पे कोविड का टाइम था, तो 1-2 साल जो है वो ऐसे ही निकल गए कि समझने में कि व्हाट वी शुड डू एक्चुअली। तो मैंने स्टार्ट कर लिया ऐसे ही, और फिर मैंने सोचा कि फर्स्ट एक प्लेटफॉर्म ले लेते हैं। तो मुझे लगा कि बैंकिंग सही होगा, कम टाइमिंग में अगर निकल जाता है तो गुड होगा, देन फिर हम लोग कोई बड़ी एग्जाम को टारगेट कर लेंगे, जैसे आपने बोला। ओके, वन लास्ट क्वेश्चन। आजकल Yes, सिविल स्कोर का बड़ा जिक्र होता है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो सिविल स्कोर क्या होता है? यस सर। सिविल स्कोर बेसिकली क्रेडिट रेटिंग एजेंसी प्रोवाइड करती है, और हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग सिविल स्कोर होता है, जिसका जो कि 0 to 900 होता है। सिविल स्कोर एक पर्सन की वर्थ बताता है कि बिफोर गिविंग लोन्स टू दैट पर्सन वो कैपेबल है कि नहीं उस लोन को रिपे करने के लिए। सो बिफोर गिविंग एनी लोन बाय एनी बैंक,
वो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका सिबिल ही चेक करते हैं। ओके मनीष सर। ओके सेजल, आपने बताया कि आपने बीकॉम स्ट्रीम से बीकॉम किया है आपने, राइट? यस मेरे को बैलेंस शीट के बारे में बताओगे कि बैलेंस शीट क्या होता है? बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट होता है जो कि शो करता है असेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल ऑफ एनी कंपनी एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो इसके जो ट्रांजैक्शंस होते हैं या फिर बैलेंस शीट का जो टेन्योर होता है वो कब से कब तक का होता है? सर फाइनेंशियल ईयर होता है ये, जैसे कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। एनपीए का नाम सुना है आपने? यस सर। क्या होता है? Sir, it stands for non-performing asset. When loan or advances by any individual is not paid along with its interest for at least 90 days, it is known as non-performing asset. एसेट्स क्लासिफिकेशन एनपीए में आता है, वो टर्म्स यूज किए जाते हैं अक्सर। आप एसेट्स क्लासिफिकेशन बता सकते हो? टाइप्स ऑफ एसेट्स क्लासिफिकेशन एनपीए में। Sir, assets की ऐसे में are you talking about नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की जो क्लासिफिकेशन होते हैं, तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एसेट्स क्लासिफिकेशंस इन एनपीए? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। non-performing assets? Sorry sir, I don't know. सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल एसेट्स और लॉस एसेट्स, इनका नाम Yes, सुना है sir. आपने? Yes sir. Yes. ये क्या होते हैं? यस सर, जब भी लोन सर पे नहीं होता है तो 90 डेज के बाद अगर वो लेस देन 1 ईयर हो जाता है उसको, तो हम लोग उसको सब स्टैंडर्ड असेट्स बोलते हैं। जब मोर देन 1 ईयर बट लेस देन 2 ईयर्स होता है तो हम लोग उसको डाउटफुल में डाल देते हैं, एंड जब मोर देन 2 ईयर्स उसमें कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर हम लोग उसको लॉस डिक्लेयर कर देते हैं। अच्छा, ईयर जो आपने बताया 2 इयर्स है कि या 3 इयर्स है? एक सेकंड सर, मोर देन 12 मंथ्स, मे बी सर 36 मंथ, आई एम नॉट श्योर। ओके, आई एम कंफ्यूज्ड। एसएमए का फुल फॉर्म मालूम है? एसएमए? यस सर, स्पेशल मेंशन अकाउंट्स। ओके, ये क्या होता क्या है स्पेशल मेंशन अकाउंट? यस सर, सर बिफोर डिक्लेयरिंग एनपीए, जब भी हम डिक्लेयर करते हैं एनपीए को तो वो 90 डेज में करते हैं, तो उसके पहले जो 90 डेज तक एक प्रोसेस चलता है ना, उसके टाइम में 1 to 30 डेज में हम लोग उसको एसएमए 1 में एसएमए 0 में डालते, फिर 31 से 60 डेज जब कंप्लीट हो रहे होते तो हम उसको एसएमए 1 में डाल देते हैं, एंड आफ्टर दैट 31 से 90 डेज 61 से 90 डेज जब हो जाते हैं, लास्ट स्टेज होता है, तब हम उसको स्पेशल मेंशन अकाउंट 2 में डालते हैं। सर बस Okay. इतना ही पता है मुझे। एनडीटीएल का नाम सुना है आपने? नेशनल डायरेक्टरी लॉ, एनडीटीएल ना, एनडीटीएल हाँ, बहुत national- कॉमन वर्ड्स हैं जो कि डिपॉजिट्स में यूज किए जाते हैं। क्या आपने एनडीटीएल का नाम सुना है? बहुत ही कॉमन शब्द है ये एनडीटीएल। यस सर, नेट डिपॉजिट टाइम लायबिलिटीज। अच्छा, तो ये नेट डिमांड क्या होता है या नेट डिपॉजिट होता है, ये बताएं। सर मुझे नहीं पता इफ आई एम रॉन्ग और करेक्ट, बट मुझे ऐसा लगता है कि जैसे शाम तक, मतलब जब क्लोजिंग होती है ना बैंक की किसी की भी, तो उस टाइम तक जितनी भी बैंक के पास डिपॉजिट आती है और जितना भी उन्होंने एडवांसेस देने होते हैं या फिर लोन देने होते हैं, तो वो लोन देने के बाद जो भी नेट डिपॉजिट बचती है ना, उसको हम मे बी एनडीटीएल बोलते हैं। आई डोंट अच्छा। नो, आई मे बी रॉन्ग। ओके, ठीक है सर, ओवर टू यू। सेजल। ओके सेजल, आप Yes, sir. देख रहे होंगे कि आजकल हम लोग बहुत तेजी से डिजिटल इंडिया, जो एक तरीके से आप कह रहे हो ना, डिजिटलाइजेशन की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, और इसी बीच आपने देखा होगा आजकल एआई टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। यस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपके Yes, sir. अकॉर्डिंग एआई फीचर जो है वो बैंकिंग सिस्टम के लिए बेनिफिशियल होगा, या आगे चल के जो एआई टेक्नोलॉजी है वो बैंकिंग सेक्टर के लिए घातक साबित होगी? आपको क्या लगता है? ओके सर, सर व्हाट आई थिंक इज दैट कि एआई हैज बोथ प्रॉन्स एंड कॉन्स। अगर हम उसके प्रॉन्स की बात करते हैं कि उसमें क्या अच्छा है, तो
थोड़ा सा जो पेपर वर्क है वो कम हो सकता है, और थोड़ा सा जैसे एक टाइम पे जो प्रेशर होता है ना कि अगर हर कोई एक साथ एक ही टाइम पे हम लोग से काम की डिमांड करने लग जाए तो कैसे हम लोग मिसमैनेज हो जाएंगे, उस चीज को वो कवर कर सकता है कि थोड़ा बहुत काम हम उसकी हेल्प से कर ले, थोड़ा बहुत हम खुद से कर ले, और मैनेजमेंट उससे मतलब प्रॉपरली हो सकता है अगर हम देखें तो। बट उसके कॉन्स भी है सर, अगर हम किसी कस्टमर को उसकी लाइक हैबिट में दे दे कि आप ये काम एआई से कर सकते हो, आप इसको बस इसके थ्रू जस्ट इन वन क्लिक आप ये कर सकते हो, तो उससे जो फ्रॉड होने के चांसेस है वो बढ़ सकते हैं। अगर एक छोटा सा भी मिसक्लिक हो जाए गलती से किसी से, तो वो जो काम होना होता है उसके अलावा कुछ और भी हो सकता है, लाइक मनी अगर कहीं और ट्रांसफर हो जाए गलती से, या फिर कुछ भी बहुत सारे उसके फ्रॉड्स हो सकते हैं, उससे थ्रेट्स के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। उसके प्रॉन्स एंड कॉन्स दोनों हैं सर। ओके ओके, वन लास्ट क्वेश्चन। कल को ऐसा होगा कि मान लो सपोज दैट कि आपका जो ब्रांच मैनेजर है उसकी किसी बात से आप डिसएग्री हो जाते हो, तो आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे ब्रांच के अंदर? आप अपने मैनेजर से sir. डिसएग्री हो, मैं एक सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूँ कि सपोज दैट शाम के 4 बज गए, ठीक है, और मैनेजर जो है आपको उसके जानने वाले 4 से 5 लोग हैं वो अचानक से आ गए और उनको आपको बैंकिंग की कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिनके बारे में ब्रीफ करना है। अब आपका मैनेजर आपको प्रेशराइज करता है, वो आपसे कहता है कि नहीं मैम आपको रुकना पड़ेगा, ये हमारे जानने वाले लोग हैं और इनको जो है थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए, देन उसके बाद ही आप जाइए, और आप उनकी इस हरकत से बिल्कुल डिसएग्री कर रहे हो, तो आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे, कैसे मैनेज करोगे? सर फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई विल डू इज कि आई विल ओनली काम, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है ना कि हम लोगों को जब भी कोई प्रेशर आता है या जब डिसएग्रीमेंट होता है तो सबसे पहले हम फ्रस्ट्रेट बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो उसमें सबसे पहले मैं अपने आप को काम रखने की कोशिश करूंगी, और फर्स्ट ऑफ ऑल एक मैं उनसे कॉर्डियल टॉक करने की कोशिश कर सकती हूँ। अगर मुझे कोई इंपॉर्टेंट काम है, अर्जेंसी है, तो मैं उनसे पहले बात करना चाहूंगी कि मुझे जाना है, आप किसी और को बोल दीजिए या फिर जो भी है कोई और को उस टाइम के लिए कर लीजिए, अगर मुझे काम नहीं होता तो मैं कर देती, बट अगर मुझे काम नहीं है बाहर अदरवाइज, सो आई विल ट्राई कि मैं थोड़ा सा अपनी साइड से एफर्ट देके उस काम को कर दूं। और डिसएग्रीमेंट का सर एक ही चीज होती है कि आप उनसे बात करके उसको सॉर्ट आउट कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू मी सर। ओके ठीक है मैम। ओके अभी एक सिचुएशन ये है कि कोई पर्सन है और उनके पास कोलैटरल रखने के लिए कुछ नहीं है, तो क्या विदाउट कोलैटरल कोई ऐसा पॉलिसी है जिससे आप उनको लोन प्रोवाइड कर सकें? मैम सबसे पहले तो मैं उनसे ये पूछूंगी कि उनका काम क्या है, मतलब वो किस फील्ड में काम करते हैं। इफ इन केस वो फार्मर होंगे जैसे कि, तो उनके पास अगर कोलेटरल नहीं होता है तो मैं उनको गाइड कर दूंगी कि आपके पास क्या केसीसी कार्ड है, सो विदाउट कोलेटरल आपको मिल जाएगा। और या फिर वो एमएसएमई सेक्टर से होंगे कि उनका छोटा बिजनेस होगा, तो आई विल सजेस्ट देम कि आप मुद्रा लोन के अंदर लोन ले सकते हो, जो कि ऑल्सो शायद विदाउट कोलेटरल मिल जाता है। बट अगर कोई अच्छे खासे बिजनेसमैन है या थोड़ा बहुत भी उनका अच्छा खासा बिजनेस है और वो अर्बन एरिया से बिलोंग करते हैं, सो आई विल रिकमेंड देम कि वो कोलेटरल ही लाएंगे तो ही उन्हें लोन मिल सके। सिचुएशन इज कि वो अर्बन एरिया से भी बिलोंग करते हैं, वो सैलरीड पर्सन है और उनका सैलरी 25,000 मंथली है, उनका टीडीएस नहीं कटता है, तो क्या उनको आप विदाउट कोलैटरल लोन प्रोवाइड कर पाएंगे? मैम ये तो नहीं पता, मतलब अकॉर्डिंग टू मी शायद विदाउट कोलेटरल तो पॉसिबल नहीं होगा, बट आई एम नॉट श्योर। ओके ठीक है, ओवर टू यू सर। ओके सेजल, मेरे को ये बताओ, अभी आपने मुद्रा का नाम लिया था, तो मुद्रा का फुल फॉर्म क्या है? यस सर, माइक्रो यूनिट डिपॉजिट सर बोल रही आई एम सॉरी। अच्छा, मुद्रा के कितने टाइप्स हैं ये बता सकते हो और उसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है? यस सर, सर उसमें 4 टाइप्स होते हैं, पहले 3 थे, अभी रिसेंट में एक और ज्वाइन हुआ है। फर्स्ट होता है शिशु, जिसमें अप टू 50,000 आपको मिल सकता है। देन होता है किशोर, जिसमें अप टू 5 लाख आपको मिल सकता है। एक होता है तरुण, जिसमें अप टू 10 लाख रुपीज मिल सकता है। तो अर्लियर जो लास्ट मैक्सिमम लिमिट था वो 10 लाख था, बट नाउ वन ऑल्सो एडेड कि तरुण प्लस, जिसमें अप टू 20 लाख आपको मिल सकता है। ये मैक्सिमम लिमिट है इसकी। ओके, थैंक यू सजन। फीडबैक हम लोग देना शुरू करें? यस जस्ट अ मिनट। सर पहले आप विपिन सर बताएं या मैम आप बताएं? सर स्टार्ट करें।
ओके, चलो मैं सबसे पहले फीडबैक देता हूँ सेजल। देखो, जब आप अपना बीकॉम के बारे में बताते हो तो इट मीन्स दैट कि आप कॉमर्स साइड में बहुत स्ट्रांग हो। बहुत स्ट्रांग ना हो, इस एटलीस्ट इतना तो नॉलेज हो कि सामने वाले से जब आप कॉमन क्वेश्चन जो किए जा रहे हैं वो आप बहुत ही स्मूथली तरीके से कॉन्फिडेंटली रिप्रेजेंट करो। जैसे कि मैंने आपसे पूछा बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट के बारे में आपने बहुत ही कॉन्फिडेंटली दिया। आपसे मैंने नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे में पूछा, तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे में भी आपने बहुत ही अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंटली बताया। अब अगर पूछा जाता है कि एसेट्स क्लासिफिकेशन क्या होता है, जो कि एनपीए का एक टाइप है, जब मैंने आपसे नाम लिया कि सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस एसेट, तो उसमें आप बड़े कॉन्फिडेंटली तरीके से एक बात कह गए कि वो 2 साल तक का होता है, लेकिन वो 3 साल का ड्यूरेशन होता है, यानी कि जो 3 साल के ऊपर लॉस एसेट्स होते हैं। ठीक है, तो इसको जब भी आप बताओ ना तो वो बता देना कि सर यहाँ पे मेरे को टेन्योर नहीं समझ में आ रहा है, या जब आपको याद ना हो ना तो टेन्योर मत डिस्कशन करो, गलत मत बताओ वहां पे, क्योंकि इसका निगेटिव, क्योंकि वहां पे जो सामने बैठे हैं बैंकर्स बैठे हैं और वो सारी चीजें जान रहे होते हैं कि कितना टेन्योर चल रहा है। और उसके बाद आपने मुझे बताया, मैंने एनडीटीएल पूछा था तो आपने बताया था नेट डिपॉजिट, नेट डिमांड एंड टर्म लायबिलिटीज या टाइम लायबिलिटीज होता है। तो इसके बारे में आप करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट या फिक्स डिपॉजिट अकाउंट के बारे में मेंशन कर सकते थे, जो कि सबसे कॉमन क्वेश्चन है। फिलहाल मेरा फीडबैक ये है कि जो कॉमन टर्म्स है उसको अच्छे तरीके से पढ़ के जाइए, साथ ही साथ अच्छे तरीके से इसको कॉन्फिडेंट तरीके से बताएं, लेकिन इतने कॉन्फिडेंस ना बताएं जिससे कि गलत चीजें निकल कर आ जाए और वो इम्पैक्ट आपके इंटरव्यू पर पड़े। तो ये मेरी फीडबैक है, बाकी बेस्ट विशेष है मेरी तरफ से। थैंक यू सर, थैंक यू। विपिन सर। सेजल, यस सर। देखो सब कुछ बढ़िया है, आप बोलते अच्छा हो, आपके पास नॉलेज है, लेकिन मैंने एक बात जो नोटिस की वो ये नोटिस की कि आप हर एक क्वेश्चन का आंसर देने का ट्राई कर रहे हो। कोई एक ऐसा मतलब आंसर नहीं है जिसपे आप ट्राई ना करो, तो ये बैड हैबिट है कि सामने वाला जो भी पूछ रहा है हमें सबके आंसर नहीं देने हैं। एक बात और ध्यान रखना, जैसे जो भी चीजें हमें नहीं पता या जिसमें हम कंफ्यूज हैं, तो हम इंटरव्यूअर से ये नहीं बोलेंगे कि सर ये मैं आंसर तो कर दे रही हूँ बट आई एम अ लिटिल बिट कंफ्यूज्ड। हम ऐसा उनको नहीं बोल सकते, है ना। तो जैसे कल को ऐसा हो कि आपको कोई चीज माइंड में नहीं आ रही है, तो या तो आप उस पार्ट को स्किप करके आगे बढ़ जाओ, लेकिन अगर ऐसा है कि आपको उस पार्ट को टेक करना ही है, उसके बाद आप आगे मतलब नहीं बढ़ सकते बिना उसको लिए, तो आप सिंपल सा से सॉरी बोल के उसको वहां पे लीव कर दो। हमें जबरदस्ती आंसर नहीं करना है। जबरदस्ती जैसे अभी 1-2 आंसर आपने ऐसे दिए ना कि सर यहाँ पे मैं गलत हो सकती हूँ, हमें करना ही नहीं है, हमें ऐसा आंसर करना ही नहीं है। हम सिंपल सा बोल देंगे सर सॉरी अभी माइंड में नहीं आ रहा, रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, ऐसा करके उनको सिंपल सा बोल देना है। और हाँ, दूसरी चीज, किसी चीज में ये मत बोलना कि सर मुझे नहीं आता, ठीक है। जैसे एक बार आपने बोला ना सर ये मुझे नहीं आता, हमेशा ये बोलो कि अभी मेरे माइंड में वो चीज जो है वो मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। और ऐसा डायरेक्टली बोल देंगे मुझे नहीं आता, तो इसका मतलब वो ये समझेंगे ना कि आपने पूरी तैयारी ही नहीं की, सारी चीजें पढ़ी ही नहीं, है ना। तो ऐसे डायरेक्टली नहीं बोलेंगे। बाकी ऑल गुड, सब कुछ बढ़िया था, आंसर आप बेहतरीन तरीके से दे रहे हो, बस ये 2-3 पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है। यस सर, डेफिनेटली मैम। हाँ, इन सारी बातों का जो सर ने आपको कही, एक तो इनका ध्यान रखना है, एंड सेकंड थिंग, आपके फेस पर नर्वसनेस बहुत क्लियरली दिख रही है। एम आई राइट सर? हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा है नर्वस ना, लग रही है। बहुत बहुत नर्वस दिख रही हो। एकदम रिलैक्स रहो, आप बोलते रही हो काम रह करके सारी चीजों को कर सकती हो, बट आपके फेस पर ही वो नर्वसनेस दिख रहा है। एकदम रिलैक्स रहो, जो भी आंसर कर रही हो उसे स्लो करो, क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से सुनो और बहुत इजी वे में उसको आंसर करो। हड़बड़ी में मत रहो, जल्दी मत करो, और एक स्माइल कैरी करो, सो दैट जो चीजें हैं वो बड़ी कंफर्टेबल हो जाएंगी अपने आप में। ठीक है, नर्वसनेस आपके फेस पर है, उसको थोड़ा सा रिड्यूस करना है आपको। मैम वो तो मैं ना कच्ची नींद में से उठी हूँ, सर ने टाइम दिया हुआ था और उसके बाद फिर 20-25 मिनट से वेट कर रही थी ना उसमें। अदरवाइज मैं बहुत मतलब काम तो हूँ। अच्छा मैम, मैं थोड़ा ज्यादा तेज बोलती हूँ क्या आंसर देती हूँ तो? आपका जो फ्लुएंसी है ना उसको थोड़ा स्लो रखो, एक एक वर्ड आपका धीरे धीरे आना चाहिए, बहुत जल्दी नहीं है, हमें कहीं जाना नहीं है, बहुत आराम से बोलो, आप अपनी बात को आराम से पेश करो। जितना आप जल्दी आंसर करोगे उतनी ज्यादा क्वेश्चनिंग होगी, जितना आप आराम से आंसर करोगे क्वेश्चनिंग उतनी स्लो होगी।
ओके मैम, ओके, ठीक है। डेफिनेटली आई विल वर्क ऑन दिस, यस मैम। हाँ, बाकी थोड़ा और सा सर मेरे को एक smart चीज पूछना थी, जिससे कि फॉर एग्जांपल आपने समझो 10 क्वेश्चन मुझसे पूछे, 2 क्वेश्चंस तो मैंने समझ लिया, मेरे को ना एक ही चीज में कमी, जब कोई शॉर्ट फॉर्म बोल देता है ना तो मैं एकदम से उसको क्विकली नहीं पता कर पाती हूँ कि वो किस चीज का शॉर्ट। बट अगर 10 क्वेश्चन ऐसे में से डेफिनेशन वाले या फिर कोई टर्म्स वाले पूछे हैं तो मैं तो इजीली आंसर कर पाऊंगी, तो भी मना करना है क्या 1-2 क्वेश्चन पे कि मेरे को नहीं आता है? मैं मना तो करने का बोलना है ना? नहीं नहीं, मना करने का हम्म। मतलब मैं ये सिंपल से कहना चाहता हूँ, सपोज दैट मैंने कोई क्वेश्चन आपसे किया, जी। आपको अगर उसका सही से आंसर पता है तभी आप मुझे जवाब दो। अगर आपको लग रहा है कि ठीक है। मुझे कंफ्यूजन है, मैं टर्म्स को मिस कर जाऊंगी, तो मना कर दो, गलत मत बोलो, है ना? ओके सर, हाँ, ठीक क्योंकि है। अगर आपने गलत बोल दिया और आपको सामने वाला देखो पकड़ लेगा वो कि आप सही बोल रहे हो कि गलत बोल रहे हो, तो वो एक बड़ा नेगेटिव ठीक है। इम्पैक्ट डालेगा कि आप मतलब आंसर नहीं आ रहा है तब भी आप ओवर स्मार्ट बन रहे हो, करते ही जा रहे हो आंसर। तो जो आता है ओके सर, उसका खुल के आंसर दो, जो नहीं आता है जिस ठीक पे है। आप कंफ्यूज हो हम्म। उसको दो ही ना, सिंपल सा डिनाई कर दो। मतलब डिनाई का मतलब ठीक है। सॉरी बोल के आगे बढ़ जाओ, वो ज्यादा ठीक है। सही रहेगा। ओके सर, ओके, मैं है ना? वर्क करूंगी इस पे सर, डेफिनेटली आई विल।